अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा, आमीन या रब्बल आलमीन। क्या हाल चाल है जनाब? सब ठीक ठाक है? अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, हंसता मुस्कुराता रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और दुनिया और आखिरत में बेशुमार कामयाबियों से नवाजे। मैं हूं उस्ताद मोइन अख्तर, सक्सेस टीम के प्लेटफॉर्म से, और आपकी कामयाबी है हमारा मकसद। इंशाल्लाह आज हम ये देखेंगे, आज के जो वेबिनार है उसमें हम देखेंगे कि हम बच्चों के साथ किस तरह से कम्युनिकेट करें और कि बच्चे हमारे कामयाब हो सकें, और वो कौन सी ख़ास ज़ुबान है कि अगर हम उससे ख़ास तरह से ख़ास अंदाज से इस्तेमाल करना सीख जाते हैं तो बच्चे जो हैं उनकी कामयाबी की रेशो बहुत तेज़ी से बढ़ती है। इंशाल्लाह इसे हम आज देखते हैं। अल्लाह ताला का नाम लेके शुरू करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला पॉइंट है जी हमारे पास कि देखें, जो कम्युनिकेशन है ना, कम्युनिकेशन आप समझें कि दिल में उतरने का एक रास्ता है। कम्युनिकेशन, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों के साथ आपकी बॉन्डिंग ज़बरदस्त हो, आपका ताल्लुक़ बड़ा अच्छा कायम हो जाए, और आप मज़ीद ये चाहते हैं कि आपके बच्चे जो हैं वो आपको टाइम दें तो और आपकी बात की को वैल्यू दें, बच्चे में सेल्फ रिलायंस आए, बच्चे का कॉन्फिडेंस इम्प्रूव हो, ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं, अगर उसके लिए ये सारे जो इम्प्रूवमेंट्स हम बच्चों में चाहते हैं, उनके लिए अगर मैं आपको कोई एक टिप दे सकूं कि आप सिर्फ ये वाला एक काम शुरू कर दें तो वो होगी कम्युनिकेशन करना शुरू कर दें बच्चों के साथ। बच्चों को कम्युनिकेट करने, बच्चों से बातचीत करना शुरू कर दें। ये जो मुकालमा है ना, ये जो गलबात करना है बच्चों के साथ, इसके बड़े पावरफुल किस्म के इम्पैक्ट्स हैं। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है? सबसे पहला पॉइंट आप ये कर सकते हैं, यू नीड टू ब्लॉक टाइम, यानी कि अपने टाइम को ब्लॉक करना है। ब्लॉक किस तरह से करते हैं? आप फैसला करें कि बच्चों को आपने सही मानों में उनकी तरबियत के लिए क्या करना है, एक टाइम देना है, और उनकी तरबियत में आपने उन्हें बहुत कुछ सिखाना नहीं है। आपने क्या करना है, सिर्फ उनसे बातचीत करने का टाइम निकालना है। अच्छा, बातचीत करने का टाइम अब कैसे निकल सकता है? आप ये सोच सकते हैं कि मैंने जब दिन में कोई 1 घंटा या 1.5 घंटा 2 घंटा जो भी आपको इजी महसूस होता है, अपने इंतहाई बिजी तरीन स्केड्यूल में से भी प्लीज़ एक टाइम ज़रूर डेडिकेट कर लें इस चीज़ को। वो क्या किया जा सकता है? मिसाल के तौर पर शाम को जी मैं 8 से 9 बजे तक जो है ना वो बच्चों के साथ बैठ के सिर्फ बातें करूँगा। देखें, टाइम ब्लॉक तो करना है, लेकिन ब्लॉक करके उस टाइम में करना क्या है? टाइम ब्लॉक का मतलब ये होता है कि आप उस वक़्त में कोई और काम नहीं करेंगे। आप उस वक़्त में सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, जिस मकसद के लिए आपने टाइम ब्लॉक किया है, आपने टाइम को एलोकेट किया, उसमें सिर्फ वही काम होगा, विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। अच्छा, इसमें फिर क्या होगा? अब बच्चों से सिर्फ बातचीत करेंगे, बच्चों से गपशप लगाएंगे, बच्चे आपसे इजी फील करते हुए कुछ भी शेयर करते चले जाएं। ये आपकी बहुत बड़ी सक्सेस है। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अगर बच्चे इस लेवल पे हैं कि बच्चे को कोई भी परेशानी बहुत बड़ी आ गई, बच्चे से कोई गलती हो गई, बच्चे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, बच्चे को एंग्जाइटी है, कोई भी मसला है बच्चे का, कोई इशू है, अगर बच्चा आंखें बंद करके आपसे शेयर करने के काबिल है, बच्चे को लगता है कोई मसला नहीं, मैं अपने अब्बा जान से बात शेयर करूंगा, अपनी अम्मा जान से बात शेयर करूंगा, तो कोई ऐसे कोई फौरी तौर पे कोई ख़तरनाक किस्म का रिएक्शन नहीं आएगा। बच्चे का एक कॉन्फिडेंस आप में डेवलप हो चुका हुआ है। तो जहन में रखिएगा, ये आपकी बहुत बड़ी कामयाबी है, इसे ईजी ना लीजिए। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपकी कि अगर बच्चा हर वो गलती भी आपसे आकर शेयर कर देता है जो उससे की है, तो इससे क्या होगा? आप समझिए कि बच्चे ने आपको कुछ समझा हुआ है, इसीलिए तो आपसे शेयर कर रहा है। अगर उसने आपको अपना दुश्मन समझा होता, खुदा ना खास्ता, वो आपसे छुपाता, तो छुपाना एक बहुत बड़ी एक डैमेजिंग चीज़ है। तो बच्चा जब आपसे चीज़ों को शेयर करता है तो वो आपसे यानी कि समझ लें कि अटैच होता चला जा रहा है। आपने क्या करना है? उसके लिए बच्चों को टाइम एलोकेट करना शुरू करें। इसके हवाले से मैं पहले भी काफ़ी सारे वेबिनार्स में इसका हवाला दे चुका हूं, लेकिन आज ज़रा इसकी डिटेल में हम इंशाल्लाह जाएंगे और उसकी मज़ीद डेप्थ में जाके चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो पहला पॉइंट आया, आपने टाइम ब्लॉक करना है और उसमें जस्ट यू नीड टू टॉक एंड लिसन। बच्चों को बोलने दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे बोलें, और वो अपनी जो भी उनकी एक्साइटमेंट है, जो भी उनका जनाब वो जॉय है या उनकी कोई टेंशन है, कोई भी बात है, लेट देम टॉक फ्रीली। उन्हें बात करने दें ईजी होके, रिलैक्स होके, कोई टेंशन ना हो उन्हें। इस तरह से आपने उन्हें ईजी फील करवा के उन्हें बात करने देना है, उनकी बात को पूरी तवज्जो से सुने। तो ये जो सुनना है, ये बहुत बड़ा आर्ट है। आप समझ लें कि अगर आप कम्युनिकेशन में जीतना चाहते हैं तो सबसे टॉप की अगर कोई एक एडवाइस मैं आपको कर सकता हूँ, दैट इज़ कि लिसन करना सीखिए।
ज़्यादा से ज़्यादा लिसन करना सीखिए। अगर आप लिसन ज़्यादा करेंगे, सुनेंगे ज़्यादा, जितना ज़्यादा सुनेंगे उतना ज़्यादा दूसरा बंदा आपको अच्छा कम्युनिकेटर मानेगा। और जितना ज़्यादा हम बोलते चले जाते हैं, मुझे लगता है कम्युनिकेशन का ज़्यादा ताल्लुक बोलने से है, कम्युनिकेशन का ज़्यादा ताल्लुक सुनने से है। अल्लाह ताला ने हमें 2 कान दिए हैं, 1 ज़ुबान दी है क्या बोलो भाई, डबल सुनो, सिंगल बोलो। तो ये, और कामयाब लोगों की एक बहुत बड़ी जो खुसूसियत है वो ये है कि वो ज़्यादा सुनते हैं, बहुत कम बोलते हैं। तो मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि जब आप ज़्यादा से ज़्यादा सुनने के आदी हैं तो आपके एक दरवाजे खुलते चले जाते हैं आपको ज़्यादा लर्निंग के। क्यों? सुन के आप दूसरों की डाइवर्स जो ओपिनियंस हैं, दूसरे लोगों के जो ख्यालात हैं, वो आपके अंदर उतरते चले जा रहे हैं। आपको मुख्तलिफ ओपिनियंस का एनालिसिस करने का मौका मिलता है, आपको लोगों के पॉइंट ऑफ व्यूज़ को सीखने का मौका, समझने का मौका मिलता है। लोग सोचते कैसे हैं, लोग किस बात को किस तरह से रिलेट करते हैं। तो जब आप ये चीज़ करना शुरू कर देते हैं तो उसका नेचुरल रिजल्ट क्या निकलता है, खुद ब खुद आपकी विजडम बढ़ती है जब आप सुनते हैं। और यहाँ तक कि बल्कि मैं तो इसे रिलेट करता हूँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका से। अगर हम देखते हैं, जिन्हें कि बहुत सारे गैर मुस्लिम भी पहले नंबर पर मानते हैं कामयाब तरीन लोगों की फहरिस्त में, तो उनके बारे में भी यही आता है कि वो बहुत कम बोला करते थे, ज़्यादातर सुना करते थे। तो ये देखिए, और इवन कि अगर उनकी जो खुतबात भी हुआ करते थे ना, जो उनकी स्पीचेस भी हैं, खुतबात मुबारक, वो भी बहुत ब्रीफ और कंसाइज किस्म के होते थे। ठीक है, बड़े ब्रीफ, प्रिसाइज और कंसाइज, जामिया, थोड़ी बात होती थी लेकिन भरपूर जो है मानिंग जो है माने उसमें समोए होते थे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत से। कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज अ बेस्ट कम्युनिकेटर। और एक और बड़ी बात है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके एक और बड़ा खूबसूरत अंदाज़ है कि जब वो बात करते थे तो बिल्कुल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली बात करते थे ना, कि अगर उन्होंने कोई खुतबा देना है तो ऐसे आता है कि वो जोशीले होते थे, तो फुल जोश के अंदाज में बॉडी लैंग्वेज शो करते थे, क्या बात है। यानी ये कम्युनिकेशन की ट्रिक्स हैं, टेक्निक्स हैं, और ये पॉजिटिव है सारी की सारी। देखें, दूसरे बंदे को अगर आपने इम्पैक्ट उस पर जनरेट करना है, उन पर इम्पैक्ट छोड़ना है, तो उसके लिए आपको कम्युनिकेशन की वो जो टैक्टिक्स, वो जो चीज़ें हैं वो आनी चाहिए। और इखलास जब हो तो खुद ब खुद आ जाती है। सेम वे मैं कह रहा हूँ, ये सारी बातें मैं रिलेट किससे करना चाह रहा हूँ भाई, लेट द किड्स टॉक टू यू। वो एक्साइटेड हो के आपसे बात करना चाहते हैं, लेट देम टॉक, डू नॉट इंटरप्ट दैम। उन्हें ये ना कहे कि ओ खुद ऐसे क्यों बोल रहे हो, ऐसा बोलो, नो, जिस वक्त बच्चा बोल रहा है ना, लेट हिम टॉक और लेट हर टॉक। जो बात करना चाहते हैं करने दे, खुल के बात करने दे, टेंशन है खुल के बात करने दे, आहिस्ता आहिस्ता, बाद में प्यार मोहब्बत से समझाने का कोई और टाइम रख लीजिए। लेकिन जब बच्चा कोई बात करे उसे खुल के बोलने दें, विदाउट एनी काइंड ऑफ इंटरप्शन। बच्चे को जज ना कीजिए उस वक्त जब बच्चा बात कर रहा है। और जो आपने टाइम रखा हुआ है ना, एलोकेट किया हुआ है, किसके लिए, बच्चों से बातचीत करने के लिए, उसमें इंटरप्शन नहीं होगी। फिर बच्चों की तरफ से भी बच्चा जो भी कह रहा है उसे बार बार इंटरप्ट नहीं आप करेंगे, और बच्चे को जज नहीं करेंगे। बच्चे को ये एहसास ना हो कि लो जी आज फिर 8 बज गए हैं तो आज फिर जो है हमारी शामत आ गई है, ये नहीं होना चाहिए। बच्चे उस 8 बजने का इंतज़ार करें कि 8 बजे जो है वो अब्बा जान हमसे बड़ी खुल के, बड़ी ईजी होकर हमसे बातें करते हैं, और बड़ा हमें मज़ा आता है अब्बा जान से बातें करते हुए या अम्मा जान से बातें करते हुए। तो प्लीज़ ये टाइम जो है वो एलोकेट कीजिए, एंड दैट टाइम मस्ट बी अ क्वालिटी टाइम। अच्छा, ये भी बड़ा अहम पॉइंट है कि जब आपने टाइम देना है वो क्वालिटी टाइम होना चाहिए। अच्छा, क्वालिटी टाइम अब किसे कहते हैं? क्वालिटी टाइम कहते हैं कि व्हेन यू आर 100% अवेलेबल देयर, राइट, कि आप 100% मौजूद हैं वहाँ पर। ये नहीं है कि आपको कोई किसी की कॉल आनी है सेल फोन पे, कुछ आप वो सोशल मीडिया पे आप कुछ सर्फ भी साथ साथ कर रहे हैं, तो जहाँ आप फेसबुक पे देख रहे हैं लाइक्स कितने आ गए हैं, तो ये फिर क्वालिटी टाइम नहीं। क्वालिटी टाइम क्या है? व्हेन यू आर 100% अवेलेबल टू योर चिल्ड्रन, आप उनके लिए पूरी तरह से अवेलेबल है। और सेल फोन के इस्तेमाल के वजह से मैं आपको छोटी सी टिप दूँ। देखें, ये जो सेल फोन है, ये जो गैजेट्स हैं, ये हमारे फ़ायदे के लिए हैं, हमारे मामलात में इंटरप्ट करने के लिए नहीं है। आप इन्हें इस्तेमाल कीजिए अपने फ़ायदे के लिए, अपनी तबाही के लिए ना इस्तेमाल कीजिए प्लीज़। तो आप इसे कैसे कर सकते हैं? आप इसे साइलेंट रख के साइड पे कर सकते हैं। अगर आपको महसूस होगा कोई कॉल आ भी गई है या कोई मामला हो भी गया, तो 1 घंटे के बाद जो आपने टाइम एलोकेट किया हुआ है उसके बाद आप क्या करें, आप चेक कर लें। जैसे उसने जिम रॉन ने बड़ी प्यारी बात की थी ना, उसने कहा कि आई डोंट टेक ऑल कॉल्स बट आई रिस्पॉन्ड टू ऑल कॉल्स। वो कहते हैं मैं हर कॉल लेता नहीं हूँ, लेकिन मैं हर कॉल को रिस्पॉन्ड ज़रूर करता हूँ। कामयाब लोगों की ये निशानी है, वो हर कॉल के लिए अवेलेबल नहीं होते, क्योंकि कोई भी बंदा किसी भी वक्त जब मर्जी जो मर्जी कॉल करके उन्हें इंटरप्ट कर दे, नो। बल्कि मैं एक इंतहाई कामयाब शख्स के बारे में मुझे पता चला
यहीं पे पाकिस्तान में, कि वो कहते हैं जी कि उन्होंने बहुत तरक्की की ज़िंदगी में, बहुत नीचे से बहुत ऊपर ग्रो किया उन्होंने। वो कहते हैं पिछले पता नहीं कितने साल से मैंने अपना सेलफोन जो है ना उसकी रिंग ऑन नहीं की, वो हमेशा साइलेंट पे रहता है। तो क्या होता है, अगर बाई चांस मेरे हाथ में नज़र पड़ गई तो मैं कॉल आ रही है तो मैं ले लेता हूँ, अदरवाइज मैं कॉल कभी भी ऐसे नहीं लेता। क्या करता हूँ, साइड में पड़ा हुआ मैं ईजी फील करता हूँ, जब मेरे पास टाइम होता है मैं सेल लेता देखता हूँ और जो कॉल्स आई होती हैं मैं उन्हें रिस्पॉन्ड बैक कर देता हूँ। दैट इज़ द वे। देखिए, इन गैजेट्स को यूज़ आप करें, डोंट लेट देम यूज़ यू। उन्हें नहीं जा सकते कि वो आपको यूज़ करना शुरू कर दें। तो ये कि डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट में जब आप काम करते हैं, आपने जो टाइम देना बच्चों को, दैट इज़ क्वालिटी टाइम। ठीक है जी। अच्छा, एक और मेरी गुजारिश है इस हवाले से कि आप यानी कि इसी पॉइंट पे जो है वो ये क्या है कि अपने सेलफोन को साइलेंट लगा के साइड पे रख दीजिए। इसके अलावा जब कोई गैजेट नहीं होना चाहिए, कोई टैब, कोई लैपटॉप, कोई टेलीविजन, इवन टेलीविज़न भी ऑन नहीं होना चाहिए उस वक्त, क्योंकि वो आपका और आपके बच्चों का टाइम है, उसमें किसी को भी इंटरफेयर ना करने दें। स्टडीज़ ने ये बताया है कि जो बंदा किसी भी फील्ड में अगर ज़्यादा इफेक्टिव होना चाहता है तो उसे फोकस होकर काम करना पड़ेगा, फिर आपकी इफेक्टिवनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है फोकस होकर काम करने से। अच्छा, ये कैसे होता है, अब ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। देखिए, उसके बारे में किताबें लिखी गई हैं, शायद मैंने पिछले भी वेबिनार में कुछ हवाला दिया था। एक किताब है डीप वर्क बाय कॉल न्यूपोर्ट। तो उन्होंने उसमें वो यही कॉन्सेप्ट सारा समझाने की कोशिश की है कि आप जो बंदा डिस्ट्रैक्शन फुल एनवायरनमेंट में काम करने की कोशिश करता है तो वो बंदा जो ज़्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाता। जो बंदा डिस्ट्रैक्शन वाले एनवायरनमेंट में काम करता है वो आप समझेंगे, जो अगर आपने क्वालिटी वर्क करना है, अगर आपने बेहतरीन लेवल का कुछ कम्युनिकेट करना या कोई काम करना है, तो उसके लिए ज़रूरी है आपके लिए कि आप क्या करें, यू मस्ट बी वेरी फोकस्ड। जितना फोकस होकर काम करेंगे उतना काम की क्वालिटी बढ़ती चली जाएगी, काम की क्वालिटी इंप्रूव होगी। अच्छा, अगर, और इसके बारे में स्टडीज़ ने क्या बताया, एक और भी किताब है दी वन थिंग के नाम से, गैरी केलर के नाम, उन्होंने भी उसे ऑथर किया है, 2 ऑथर्स हैं, एक गैरी केलर है उनमें से। अच्छा, तो वो उनका भी यही फोकस है, वो कहते हैं कि आपको अगर आप कामयाब होना चाहते हैं ज़िंदगी में तो फोकस होकर काम करना शुरू करें। किसी भी काम की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए आपकी 100% अटेंशन बड़ी ज़रूरी है। तो इसके लिए फिर आपने क्या करना है, आपने पूरी तवज्जो देनी है उस काम को। और इसके बाद ऐसे मज़ीद स्टडीज़ क्या बताती हैं कि आपको अपना फोकस मेंटेन करने में टाइम लगता है। अच्छा, अगर आपने एक टाइम लगा के अपना पूरा फोकस मेंटेन कर लिया है किसी भी काम में, उसके बाद क्या है कि उसके बाद नतीजे में अगर कोई और बंदा आके या किसी भी हवाले से कोई डिस्ट्रैक्शन आ जाएगी तो एकदम आपका फोकस शिफ्ट हो जाएगा, दोबारा फिर वहीं पे फोकस का वो वाला लेवल अचीव करने में फिर आपको ठीक ठाक टाइम लगता है उसके लिए। तो इसके लिए हम फिर क्या करें, कोशिश करें कि वो जो एनवायरनमेंट है, वो जो माहौल है, उसे ऐसा डिस्ट्रैक्शन फ्री रखें कि उस जैसा उसमें कोई बंदा इजीली आपको अप्रोच ना कर सके, कोई बंदा इजीली आपको डिट्रैक्ट ना कर सके, डिस्ट्रैक्ट ना कर सके। ठीक है जी। तो ये आपने कोशिश करना कि जो गैजेट्स हैं इन्हें ऑफ रखिए। और इसके अलावा मज़ीद आप क्या कर सकते हैं कि लेट द चिल्ड्रन शेयर व्हाट एवर दे वांट टू शेयर। बच्चों को जो भी वो शेयर करना चाहते हैं शेयर करने दें, जो भी बोलना चाहते हैं, अपनी कहानी, अपना कोई किस्सा सुनाना चाहते हैं, कोई उनके साथ दिन में क्या हुआ, किसने क्या किया, लेट देम टॉक, पहली चीज़। दूसरा ये यू नीड ऑल्सो टू टॉक टू देम, कोशिश करें खुद भी उन्हें बताइए कुछ। अगर बच्चों से आपने कुछ सीखना है या बच्चों से आप सुन रहे हैं तो आपने भी बच्चों को कुछ ना कुछ सुनाना है। तो आप क्या बच्चों को सुना रहे हैं अपनी बातें? क्या आप अपने ऑफिस में गए हैं और वहाँ पे क्या क्या मामला हुए, क्या आप वहाँ से बच्चों को कुछ सीखने के लिए, बच्चों के लिए आपने कोई चीज़ वहाँ पर कोई अपना एक्सपीरियंस नोट किया कि ये बात है जो बच्चों को सिखाने वाली है? और मैं आपको बड़ा अहम पॉइंट यहाँ पे बताऊँ एक और, वो क्या है, कोशिश कीजिए कि जो चीज़ आप बच्चों को जिस चीज़ से मना करना चाहते हैं, जो आपको लगता है कोई नेगेटिव चीज़ ना बच्चों में आ जाए, मिसाल के तौर पे एक झूठ का एलिमेंट है। अगर आप ये चाहते हैं कि बच्चे झूठ ना बोलना शुरू कर दें तो मेरा आपके लिए मशवरा ये है, आप फैसला कीजिए कि आपने कुछ ऐसे अपने एक्सपीरियंसेस से कि मैं फ़लाँ जगह पर था तो वहाँ पे किसी बंदे ने झूठ बोला हो और उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट निकला हो, आके शेयर करें बच्चों से। ऑफिस में कोई ऐसा मामला हुआ, आप बच्चों से आके शेयर करें कि बेटा मैं वहाँ पे इस तरह से जो है ऑफिस में था, वहाँ पर फ़लाँ कोलीग ने इस तरह से झूठ बोला जिसकी वजह से उनका इतना नुकसान हो गया। ठीक है, जो चीज़ आप बच्चों में से ख़त्म करना चाहते हैं, बच्चों को उन नेगेटिव इम्पैक्ट से बचाना चाहते हैं, उसके लिए बेस्ट वे क्या है कि आप बच्चों को थर्ड वे के तौर पे ना, एक यानी कि थर्ड पार्टी के तौर पे कोई एग्जाम्पल कोट करेंगे, बेटा फ़लाँ जगह पे फ़लाँ ये वाला काम किया तो उसका ये नुकसान हुआ,
बेटा फ़लाँ जगह पे फ़लाँ ये वाला मामला हुआ तो उससे ये नुकसान हुआ है। जो चीज़ बच्चों को चाहते हैं बच्चों की ज़िंदगी में आ जाए तो आप क्या कर सकते हैं, बेटा फ़लाँ जगह पे फ़लाँ काम किया गया, उसका ये बेनिफिट हुआ। तो आप उन्हें एग्जाम्पल्स के ज़रिए से बताइए, कहानी के मोड में, आइडियल वे में, मेटाफोर के तौर पे आप बता सकते हैं। ठीक है जी। इससे होगा क्या कि बच्चे को ये एहसास होगा कि अब्बा जान मुझे हमें हर वक्त समझाने की ही कोशिश नहीं कर रहे, हमें हर वक्त लेक्चर ही नहीं दे रहे, बल्कि एक्चुअली हो क्या रहा है कि अब्बा जान जो है वो अपने कुछ एक्सपीरियंसेस हमें बड़ी ज़बरदस्त किस्म की स्टोरीज़ इवेंट्स में बता देंगे कि किस मौके पे क्या क्या हुआ, कोई इंसिडेंट ऐसा हो गया तो अब्बा जान हमसे हर चीज़ शेयर करते हैं, हम इनसे शेयर करेंगे। तो इसी तरह से वालिदैन दोनों को, वालिद और वालिदा साहिबा जो हैं दोनों ही को कोशिश करनी चाहिए कोई ना कोई टाइम एलोकेट करें स्पेशली। अच्छा बाज़ का हमें ये गलत फहमी हो जाती है कि देखें जी मैं तो वैसे ही वर्क फ्रॉम होम हूँ, मैं घर में बैठा काम कर रहा हूँ तो मैं तो हर वक्त ही घर वालों के लिए अवेलेबल हूँ। वो कुछ और चीज़ है और जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ वो कोई और चीज़ है। देखिए आप घर में मौजूद हैं, कभी उन्हें ज़रूरत पड़ी आपने वो चीज़ उन्हें दे दी, कभी कोई आपको ज़रूरत पड़ी आपने वो चीज़ उनसे मांग ली, कोई मिल गई आपको, वो सारी चीज़ें ठीक है। लेकिन जो क्वालिटी टाइम आपने एलोकेट करना है, जो टाइम ब्लॉक करना है आपने, वो इसमें नहीं आ रहा कि आपने स्पेशली एक टाइम है जिसमें और कुछ भी नहीं है, सिर्फ बातें हैं। बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, मकालमे की जो अहमियत है उससे आप कभी भी इनकार नहीं कर सकते। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग बच्चों के लिए कि जब आप बच्चों से शेयर करते हैं, बच्चे आपसे शेयर करते हैं, वो आपसे बड़ा कुछ सीख रहे होते हैं और आपको साथ साथ बच्चों का पता चल रहा होता है कि बच्चे किस लेवल पे सीख रहे हैं और बच्चों का लेवल जो है मेंटल लेवल और उनका लर्निंग लेवल जो है वो कौन सा हो चुका है। उसके बाद मज़ीद है कि अच्छा ये जो बातें हो गई आपकी कम्युनिकेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से। अब नेक्स्ट है कि कुछ मैं आपसे ना रिसर्च स्टडीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि आपके अल्फाज की क्या ताकत होती है। हमें उमूमी तौर पे क्या होता है, हमें ये नहीं पता होता कि हमारे जो अल्फाज हैं ना उनमें बड़ा गहरा एक पूरे का पूरा इम्पैक्ट करने की एक सलाहियत मौजूद होती है। एक स्टडी की बल्कि बहुत सारी इस पर तहकीकात की गई हैं और स्पेशली एक स्टडी जो बड़ी मशहूर हुई वो है कि उन्होंने गिलास लिया, उसमें पानी डाला, दोनों सेम गिलास से, एक ही जैसे गिलास, एक ही जगह एक ही जैसा पानी लिया उन्होंने एक ही जगह से, और उसके बाद क्या किया उन्होंने एक गिलास को साइड पे रखे, उसे प्यार और मोहब्बत के साथ उससे बातें करनी शुरू कर दी, पानी से बातें करनी शुरू कर दी, अल्फाज मोहब्बत वाले, आई लव यू, आई लाइक यू, अप्रिसिएशन वाले, ये क्या बात है ज़बरदस्त, वो अच्छे अच्छे अल्फाज बोले उस पर। अच्छा उसके बाद एक दूसरा जो गिलास था साइड पे रखा हुआ था उसके लिए नफ़रत वाले नेगेटिव अल्फाज उस पर बोले गए। कुछ अरसे तक, कुछ दिनों तक ये वाला जो है अमल जो है वो दोहराया गया और उसके बाद नतीजा क्या निकला, उन्होंने दोबारा जब मॉलिक्यूलर टेस्ट किया, उसका एनालिसिस किया तो पता ये चला कि जिस गिलास पे, पानी वाला जो गिलास था उसमें जिस पे पॉजिटिव अल्फाज बोले गए थे उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है वो बड़ा खूबसूरत हो चुका है, बिल्कुल फूलों की तरह, वेल ऑर्गेनाइज्ड, उसका स्ट्रक्चर बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है, अट्रैक्टिव है दिखने में, बड़ा माशाल्लाह। तो ये कब हुआ कि उस पर अच्छे अल्फाज बोले गए, जबकि दूसरा जो था जो एक और गिलास था पानी का उस पर जिस पे नेगेटिव अल्फाज बोले गए थे, बुरे अल्फाज बोले गए थे, गुस्से वाले, नफ़रत वाले, गाली गलौज की गई थी, उसके नतीजे में क्या हुआ कि उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बिल्कुल डैमेज होकर रह गया, तबाह होकर रह गया। वो ऐसा हो गया कि जैसे यहाँ पर कोई बहुत बड़ा हंगामा हो गया है। तो आप ये ज़रा तसव्वुर फरमाइए कि पानी पर आपके अल्फाज का इतना गहरा असर होता है। अच्छा ये जब आप समझ जाते हैं तो फिर ज़रा आगे चलिए। एक तो ये ना कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो हदायत प्रॉपरली की गई है कि बिस्मिल्लाह पढ़ के पानी पिए, तो वो एक खूबसूरत तरीन जो है अल्फाज हैं जिसने बनाया है तो उसका नाम आएगा तो खूबसूरती तो खुद ब खुद ही आएगी ना। अच्छा मज़ीद क्या, स्टडीज़ ये साबित किया है कि हमारी जो बॉडी है ना इसमें बहुत सारा पानी मौजूद रहता है हर वक्त, और इसके हवाले से है कि हमारा जो माइंड और हार्ट, बिलखुसूस दिल और दिमाग जो है ये 73% पानी जो है इनमें मौजूद होता है। यानी कि इसकी जो कंस्ट्रक्शन है जिस तरह से बना है ये पानी पे जो है बेस कर रहा है 73%, 73%। अच्छा इस बात का क्या मतलब है, इस बात का ये मतलब है कि आपको ये पानी इस तरह से आपके दिमाग में भी हर वक्त एक जो है एक लिक्विड मौजूद है, पानी जो है 73% के राउंड अबाउट, और दिल में भी। अच्छा इसकी एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग आपको बताऊं, जो स्टडी आई है इस पर भी काफ़ी देर से वर्क हो रहा है और काफ़ी सारे नताइज सामने आए हैं। अच्छा पॉइंट ये वो कहते हैं कि जो दिल है ना, हमारा ये ख्याल था उमूमी तौर पे कि भाई दिल तो एक ब्लड पंपिंग ऑर्गन है कि इसका दिल का काम तो सिर्फ और सिर्फ जो है खून को पंप करना है, खून को मुख्तलिफ ऑर्गन्स में, मुख्तलिफ जिस्म के हिस्सों में पहुँचाना है, और इसका सोचने समझने से शायद कोई ताल्लुक नहीं है। तो साइंस ने ये साबित कर दिया है कि ये बात गलत है। दिल जो है उसमें पूरी तरह से सोचने समझने की सलाहियत मौजूद है। दिल जो है
वो उसमें अल्लाह ताला ने वो सलाहियत रखी हुई है कि ये सिर्फ खून पंप करने वाला आला ही नहीं है, बल्कि ये कि ये एक्चुअली आपको सोचने समझने की सलाहियत इसमें मिली है दिल में। जो न्यूरॉन्स जो कि सोचने समझने और पैगामात की तरसील वाले खलिए हैं, सेल्स हैं हमारे जो ब्रेन में होते हैं, वही सेल्स दिल में भी पाए गए हैं। और इस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, तफसील में नहीं जा सकते, कि जिससे ये साबित हुआ है कि हमारे दिल में भी सोचने समझने की पूरी तरह से सलाहियत मौजूद है। अच्छा, अब ये जब आप बेसिक जो फैक्ट है इसे जब आप समझ जाते हैं, उसके बाद ज़रा आगे आइए। तो जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि पानी पर अगर आप नेगेटिव अल्फाज बोलेंगे तो नेगेटिव रिएक्शन होगा। इसी तरह से पानी पर अगर आप पॉजिटिव अल्फाज बोलेंगे तो पॉजिटिव रिएक्शन पानी पर होता है। तो आपका माइंड, आपका ब्रेन और आपका जो दिल है, ये दोनों मिलके ये बोलते हैं, वो बोलने से पहले आपकी सोचों में आते हैं, तो वो सबसे पहले आपको डैमेज करते हैं, उसके बाद आप जिसे कह रहे हैं उसे बाद में डैमेज करेंगे। और यकीन कीजिए ये ऐसा आज की दुनिया का बहुत बड़ा एक हक बन चुका है, बहुत बड़ी ये फैक्ट है, हकीकत है कि अगर आपने कम्युनिकेट करना है किसी से और अगर आप बुरे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं तो ये बात साबित हो चुकी है कि इससे दूसरे को तो पता नहीं कोई फायदा होना है, नुकसान होना है या नहीं होना, वो बात का मामला है, पहले आपका बेड़ा गर्क जरूर होना है। क्यों? आपका अपना जो माइंड है, आपका अपना जो दिमाग है और दिल जो है उस 73% पानी पे बेस कर रहा है, और वो जो पानी उसमें मौजूद है वो नेगेटिवली कंडीशन हो रहा है आपकी बुरी बातों से, नेगेटिव बातों से, गाली गलौज से। तो इसलिए प्लीज़ पहले तो ये समझिए कि इसका आप पर बुरा असर पड़ता है। दूसरा, जब आप बच्चों पे यही अल्फाज या नेगेटिव फीलिंग्स आप अप्लाई करते हैं तो उसका नतीजा फिर क्या निकलता है? बच्चे भी वो उन पर भी उसका बुरा असर पड़ता है, क्योंकि उनका भी दिमाग और दिल जो है वो भी तो 73% पानी है ना। तो उसमें फिर क्या होता है, उन पे भी बुरे असरात पड़ते हैं। दूसरा, बच्चा खुद गाली गलौज सीखता है, ठीक है। तीसरा, क्या बच्चा डिमोरलाइज भी होता है, बच्चे को लगता है कि शायद आई एम नथिंग, मैं बिल्कुल फेलियर हूँ, मुझ में कामयाबी का कोई चांस ही नहीं है, बच्चे को ऐसे महसूस होना शुरू हो जाता है। जब आप इस तरह से देखते हैं चीज़ों को तो आपको समझ आ जाती है कि भाई आपने अल्फाज हमेशा पॉजिटिव इस्तेमाल करने हैं, नेगेटिव अल्फाज आपने इस्तेमाल नहीं करने हैं। अगर आप नेगेटिव अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो आपको सबसे पहले वो डैमेज करेंगे और उसके बाद बच्चे को भी डैमेज करेंगे। तो हमेशा बच्चों के साथ जब बात करें पॉजिटिव अल्फाज इस्तेमाल कीजिए, बच्चे को अप्रिशिएट कीजिए, उसके मुख्तलिफ एफर्ट्स पे, उसके स्ट्रगल पे अप्रिशिएट कीजिए, बच्चे को इनकरेज कीजिए चीज़ों पे, बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा मौका दीजिए कि वो खुल के बोल सके विदाउट बीइंग जज्ड। ये इसके उसे ये ना एहसास हो कि शायद उसे जज किया जा रहा है, उसका हिसाब लगाया जा रहा है कि इसकी हरकतें, इसकी करतूतें कैसी हैं। नो, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे को बिल्कुल लाइटर मोड में रखते हुए बच्चे को लेट हिम टॉक, लेट हर टॉक। अच्छा, इस वाले से मैंने एक और भी हवाला दिया था, आपको याद होगा एक वेबिनार में, कि देखिए बच्चा और बच्ची ये दोनों का जो बिहेवियर, जो स्टडीज़ हैं वो बताती हैं कि दोनों के बिहेवियर में फ़र्क है, साइकोलॉजिकल पैटर्न्स में दोनों के फ़र्क है, दोनों के सोचने का अंदाज़ मुख्तलिफ है, दोनों का टेंशन परेशानियों को हैंडल करने का अंदाज़ फ़र्क होता है मेल और फीमेल का। अच्छा, इस हवाले से क्या है, एक किताब मैंने आपको सजेस्ट की थी, वो थी मैन आर फ्रॉम मार्स एंड वीमेन फ्रॉम वीनस बाय जॉन ग्रे। अच्छा, उन्होंने रिलेशनशिप पे इस पर काफ़ी काम किया हुआ है, मेल और फीमेल के डिफरेंसेस पे काफ़ी सारा काम किया हुआ है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि वो वेस्टर्न राइटर हैं, तो उन्होंने अपने कल्चर के हिसाब से वो चीज़ें लिखी हुई हैं। मतलब ये अपने कल्चर से क्या मुराद है कि वहाँ पर जहाँ पे कोई ख़ास ऐसे पर्दे का ऐसा रुझान नहीं है, तो उन्होंने उस तर्ज में चीज़ों को लिखा है। लेकिन ये बात ध्यान में रखिएगा कि उन्होंने जो डिफरेंसेस बताए हैं मेल और फीमेल के, वो पैटर्न जो साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं वो वैलिड हैं। लेकिन हमने क्या करना है कि हम ये ना सोचें कि उन्होंने अगर कोई बात की है कि जनाब आपने ताल्लुकात अपने कैसे बढ़ाने हैं तो हम वहाँ से सीखना शुरू करते हैं, तो वो उस चीज़ के लिए नहीं है। मैं जब आपको रेकमेंड कर रहा हूँ तो वो बुक पढ़िए। उसका मकसद क्या है, मियाँ बीवी के आपस के ताल्लुकात कितने मैनेज्ड चल रहे हैं, कितने खूबसूरत चल रहे हैं, इसका बहुत गहरा ताल्लुक होता है बच्चों पर। तो इसलिए प्लीज़ कोशिश कीजिए अपने ताल्लुकात को मैनेज करने के लिए वो जो डिफरेंसेस हैं उन्हें पढ़िए, उन्हें सीखिए, और वो किताब आपको उससे वजह से बड़ी हेल्प करेगी। तो आप वो किताब पढ़िए और देखिए, आपको पता चलेगा कि जो फीमेल है वो किस तरह से सोचती है। फीमेल मेल की तरह नहीं सोचती, और फीमेल को भी ये पता चलेगा कि मेल जो है उनकी तरह नहीं सोचता। दोनों में फ़र्क है, दोनों में मुश्किल हालात को फेस करने में, उस मुश्किल या परेशानी को हल करने में, कोई मसले को हल करने में, कोई परेशानी में से वे आउट ढूंढने में, दोनों की स्ट्रैटेजीज बिल्कुल डिफरेंट है। बड़ी लड़ाई, जो लड़ाइयाँ होती है ना मियाँ बीवी की, उसकी एक बड़ी वजह ये होती है कि बंदा जो मेल है, जो शौहर हैं,
वो अपनी बीवी को भी बिल्कुल उसी तरह से डील करने की कोशिश करते हैं जैसे उन्हें लगता है कि मुझे डील करना चाहिए, या उन्हें महसूस होता है जैसे मैं समझता हूँ सही है। इसी तरह से फीमेल क्या करती हैं, जैसे उन्हें लगता है कि हम सोचती हैं, शायद शौहर यानी कि मेल भी उसी तरह सोचते हैं, तो वो उन्हें उसी तरह डील करने की कोशिश करते हैं। नतीजा क्या निकलता है, दोनों में फिर दूरियां बढ़ना शुरू हो जाती हैं। तो बेहतरीन काम किया समझने वाला पॉइंट जो है, आपने वो किताब इंशाल्लाह पढ़नी है और आपस के डिफरेंसेस को अंडरस्टैंड करना है। अच्छा, उसके बाद जब आप ये समझ जाएंगे, जब आप एक तो इससे क्या होगा, मियाँ बीवी के ताल्लुकात मैनेज होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, दूसरा क्या होगा, वो जो शौहर है स्पेशली, मैं वैसे जो वालिदैन हैं उन दोनों को रेकमेंड करता हूँ, लेकिन जो वालिद साहब हैं, जब उन्हें पता चलेगा ना कि मेरे बेटा और बेटी दोनों के थिंकिंग पैटर्न्स डिफरेंट हैं, जब वो सीखेगा कि मेल और फीमेल के में डिफरेंसेस क्या हैं, तो उसके लिए दोनों को डील करना आसान हो जाएगा। तो मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करता हूँ कि जो अब्बा जान हैं और जो अम्मा जान है, दोनों की किताब ज़रूर पढ़ें, ताकि आपको ये पता चले, जो अम्मा जान है उन्हें ये पता चले कि बेटा कैसे सोचता है, बेटी का तो चले उन्हें पता होगा, और अब्बा जान को ये पता चले बेटी कैसे सोचती है, बेटे का तो चले उन्हें पता होगा। तो इस तरह से जब आप ये सोचेंगे, इस तरह से इस पे काम करेंगे, तो आपके लिए ये मामला बड़े आसान हो जाएगी चीज़ों को हैंडल करना, और दूसरे बंदे के अल्फाज के पीछे माना को अंडरस्टैंड करना, समझना, सीखना, ये आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ये काम या आप ये कर सकते हैं। तो वापस आते हैं अपने पॉइंट पे, अल्फाज कोशिश कीजिए पॉजिटिव इस्तेमाल कीजिए, नेगेटिव अल्फाज जो हैं उनसे हमेशा के लिए किनारा कशी कर लीजिए। ये जिस घर में गाली गलोच होती है ना, उसमें बच्चे गाली गलोच तक कैसे ही सीख जाते हैं, ठीक है, उन्हें कोई बैठ के लेसन नहीं देना पड़ता। बच्चों की यारी दोस्ती के बारे में भी ज़रा ख्याल रखिए, देखिए कि बच्चे कहीं नेगेटिव एनवायरनमेंट पर तो नहीं उठ बैठ रहे। उससे क्या होगा कि देखिए, मैं आपको ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि जब आपने एक टाइम ब्लॉक किया हुआ है गपशप लगाने का ना, तो उसमें बच्चा खुल के बात करता है, और बच्चे को बोलने दें, बच्चा कहता है फलां दोस्त से मिला, वो भी बच्चे को बताने दें। कभी ना कि मैंने तुम्हें इससे मना किया था, उससे तो मिलना नहीं था, नो, किसी और वे में रोकें, किसी और वे में वो जो है अपॉर्चुनिटी बच्चे की ख़त्म करें, बच्चे को सिखाएं, बच्चे को उस वक्त जब वो बोल रहा है उसे बोलने दें, और उसे नोटिस में लाएं अपने के किस तरह से बच्चे जो है सोच रहे हैं और उनकी ग्रोथ पैटर्न्स क्या चल रहे हैं, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह आप इस तरह से करेंगे तो आपको काफ़ी हद तक जो है ना बच्चों को अंडरस्टैंड करने में, बच्चों को जब आप टाइम देंगे, बातचीत करेंगे, तो आपका एक जो दिल का रिश्ता है बच्चों के साथ सही मानों में फिर जुड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ वो पैसे वाला रिश्ता जोड़ने से मामला हल नहीं होते, दिल जोड़ें बच्चों के साथ, अटैचमेंट आपकी होनी चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद 7वां पॉइंट है कि जो लैंग्वेज है ना, ये बच्चे को बहुत बड़ी कामयाबी से भी हमकिनार कर सकती है और तबाही से भी हमकिनार करने की पूरी सलाहियत है, तबाही से भी दो चार कर सकती है आपकी जो लैंग्वेज है। इसमें मैं क्या कहता हूँ कि जो स्टडीज़ हैं इसकी वजह से बिलखुसूस मैं आपको एक और किताब जो है वो बड़ा स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि मेरे जो उस्ताद हैं फाइज़ हसन सियाल साहब, उन्होंने NLP न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के हवाले से उन्होंने एक किताब लिखी है, चेंज योर लेंस चेंज योर वर्ल्ड, और इसी का हवाला कासिम अली शाह साहब ने भी दिया था अपनी मुख्तलिफ उन्होंने टॉक्स में इसका हवाला दिया है कि जब वो यानी कि वो मोटिवेशन की दुनिया में आए कैसे, उस किताब को पढ़ के उनके लिए जो है वो यानी कि समझ लीजिए एक नया उनके लिए लाइफ स्टाइल उन्हें मिल गया, एक असल प्रोफेशन मिल गया जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह वो आज बहुत कामयाब जा रहे हैं। तो क्या है, चेंज योर लेंस चेंज योर वर्ल्ड बाय फाइज हसन सियाल साहब, इनकी एक उर्दू यानी कि उसी किताब का उर्दू तर्जमा भी मौजूद है, बदलो सोच बदलो ज़िंदगी के नाम से। अच्छा, ये मैं आपको क्यों रेकमेंड कर रहा हूँ, अगर आप जानना चाहते हैं कि हमारा दिमाग किस तरह से काम करता है, इसकी वर्किंग कैसे है और इससे हम किस तरह से सक्सेस के लिए, कामयाबी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो किताब आपको बहुत हेल्प करेगी। आप उस किताब को पढ़िएगा और इस पर गौर व फिक्र कीजिएगा, आपको बहुत सारी समझ लें कि आपके लिए ना आपके बंद दरवाजे खुल जाएंगे आपकी सोचों के इंशाल्लाह, ठीक है जी। तो एक तो ये हवाला है इस हवाले से। अच्छा, दूसरे मैं आपको चंद एक एग्जांपल्स दे दूं कि जब बच्चे जो है ना, अगर वो कहते हैं ना, तो बच्चा क्या देता है या बड़ा क्या देता है, इट कैन नॉट बी डन, ये नहीं हो सकता या ये काम किया ही नहीं जा सकता। तो देखिए, एक तरीका ये होता है कि ये काम किया ही नहीं जा सकता, तो आप असल में क्या कर रहे होते हैं, आप रास्ता बंद कर रहे होते हैं अपने हाथों से कि अगर किया जा भी सकता है तो उसे करने का अंदाज क्या होगा वो कोई पता ही नहीं है। क्यों? जब आपने फैसला कर लिया कि किया नहीं जा सकता, तो आपका माइंड आपको कभी भी रास्ता नहीं दिखाएगा कि कैसे किया जा सकता है। स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए कि मुझे नहीं पता कि ये कैसे करना है और मैं इसे जानने की कोशिश करूंगा कि कैसे किया जा सकता है, मैं कोई रास्ता ढूंढूंगा, फिर आपका दिमाग आपको रास्ता दिखाएगा। तो इसलिए आपकी जो ये सेंटेंसेज है ना, इनकी कंस्ट्रक्शन में आपके समझ कि आपकी बातें करने के अंदाज से पता चल जाता है कि ये बंदा किस ट्रैक पे जा रहा है, ये कामयाबी वाले रास्ते पे जा रहा है या नाकामी वाले रास्ते पे जा रहा है, ये आपके अल्फाज से, आपके सेंटेंसेस से पता चल जाता है। अच्छा, मजीद क्या,
अगर कोई बच्चा ये कहता है आई कैन नॉट डू इट, फलां काम है, अब्बा जान के बेटा ये फलां काम करो, अब बेटा कहता है मैं तो ये नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होना। तो ये जो है ना बच्चे को ये सिखाने की ज़रूरत है। अच्छा, इससे भी बड़ा मसला क्या, बच्चे की ज़िंदगी में ये बात आई कहाँ से कि ये नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकता, कि उसने कहीं ना कहीं से सुना है। कोशिश करें कि अपना जो एनवायरनमेंट है ना उसके बारे में बड़ा वॉचफुल रहें, ठीक है, बड़े विजिलेंट रहें कि क्या बातें हो रही हैं, और उसमें अगर कोई भी डैमेजिंग बात हो रही है तो बच्चे को वो सिखाएं कि बेटा नहीं, ये जो है ना, अगर कोई बंदा कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता, तो आपको तो पता ही नहीं आप क्या कुछ कर सकते हैं, अल्लाह ताला ने आपको कितनी सलाहियतों के साथ पैदा फरमाया। तो बच्चे को एनकरेज कीजिए कि बेटा ये पूछिए अपने आप से कि आप ये कैसे कर सकते हैं। जब आप ये देखेंगे ना मैं ये कैसे कर सकता हूँ, तो खुद ब खुद आपको रास्ते मिलना शुरू हो जाएंगे। और अगर आपने ये कह दिया ना कि मैं ये नहीं कर सकता, तो जो रास्ते होंगे वो भी आपको बंद होते हुए महसूस होंगे। तो आपने इस तरह से बच्चों को डील करना है इंशाल्लाह, और लीड करना है प्रॉपरली। देन इज वी कैन नॉट बी सक्सेसफुल ड्यू टू, अच्छा बाजू का हम क्या कहते हैं, हम जी कामयाब हो नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे मौका ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में करप्शन बढ़ी है, क्योंकि पाकिस्तान में 2 नंबरी बढ़ी है। भाई जब भी आप ये कहते हैं मैं कामयाब नहीं हो सकता क्योंकि, अब आपका दिमाग आपको हमेशा नेगेटिव चीज़ें दिखाएगा। क्या मतलब कि मैं कामयाब क्यों नहीं हो सकता, आपको सिर्फ वही रीज़न बताएगा कि क्यों कामयाब नहीं हुआ जा सकता। अगर आप ये कहेंगे ना मैंने कामयाब होना है क्योंकि, आपका दिमाग आपको बताएगा कामयाब कैसे हुआ जा सकता है। आप कहेंगे मैंने कामयाब होके दिखाना है क्योंकि मेरा रब वही है जो अमेरिका में भी वही है, यहाँ भी वही है। हमें लगता है दुबई में जाएंगे तो कामयाबी के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। सर अगर आप वो वाला लेवल ऑफ कमिटमेंट अडॉप्ट कर लेते हैं अपनी ज़िंदगी में जो आपने वहाँ जाके करना है, या आप यूरोप में चले जाते हैं, वहाँ पे क्या होता है, बंदे को लगता है जी मैं जी अपना जनाब वो खेत हैं, वो जो जनाब प्रॉपर्टी है वो बेच के यहाँ पर आया हूँ, तो अब मैंने पूरा जोर लगाना है उसे जनाब वहाँ पे कामयाब होने के लिए। अब वो जो मेंटेलिटी वहाँ पे जाके डेवलप होती है वो यहाँ पे डेवलप ही नहीं हुई होती। क्यों नहीं यहाँ पे डेवलप हुई होती, यहाँ पे तो काम करने को जी नहीं चाहता, सुबह टाइम पे उठा ही नहीं जाता, हिम्मत करने को तैयार ही नहीं होते। वहां पे गए होते हैं तो पीछे रास्ता कोई नहीं होता वापसी का, इसलिए भरपूर काम करने को तैयार हो जाते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट क्या है कि प्लीज इस चीज को देखिए कि मैं आपको छोटे छोटे प्रिंसिपल्स बता रहा हूँ कि माइंड के, कि बच्चों को इन लाइंस में डील करने की कोशिश करूँ, बच्चों को बताएं कि ये किस तरह से होते हैं। और माइंड के बारे में थोड़ा सा अगर मैं टेक्निकल आपको चीज़ें बताऊँ, जो हमारा दिमाग है इसके बारे में रिसर्च स्टडीज़ बताती हैं, मुख्तलिफ रिसर्च स्टडीज़ हैं। एक स्टडी के मुताबिक क्या है कि हमारा दिमाग जो है ना इसके 2 हेमिस्फेयर हैं, 2 हिस्से होते हैं हमारे दिमाग के, एक होता है राइट हेमिस्फेयर, एक होता है लेफ्ट हेमिस्फेयर, यानी कि एक दिमाग का दायां हिस्सा एक बायां हिस्सा। अच्छा ये जो दायां हिस्सा है ना ये हमारे बाएं हिस्से को कंट्रोल करता है, जिस्म के बाएं हिस्से को कंट्रोल करता है, और दिमाग का जो बायां हिस्सा है वो हमारे दाएं जिस्म के हिस्से को कंट्रोल करता है हमारा। अच्छा दोनों के काम में भी फर्क है। जो दिमाग का दायां हिस्सा है वो सोल्यूशन ओरिएंटेड है, एक तो इमेजिनेटिव होता है, क्या मतलब वो सोचता है, तसव्वुर में जाता है, वो जनाब तसव्वुर की दुनिया में जाके चीज़ों का हल ढूंढने की कोशिश करता है, नए नए जो हैं वो ऑप्शंस, नए नए आइडियाज़ आपके लिए लेकर आता है। ये दाएं हिस्से का कमाल होता है। बाएं हिस्से का कमाल क्या होता है, ये क्रिटिकल एनालिसिस करता है चीज़ों का, यानी और क्रिटिसाइज करना कोई नेगेटिव टर्म नहीं है। क्रिटिसाइज करना ये होता है कि आप पॉजिटिवली भी क्रिटिसाइज कर सकते हैं, नेगेटिवली भी, यानी कि आप किसी चीज़ का प्रॉपर एनालिसिस करें कि क्या चीज़ किसमें क्या क्या कैसे होता है। तो अच्छा हमारे जो लेफ्ट हेमिस्फेयर है, जो दिमाग जो बाएं हाथ का दिमाग है उसमें क्या होता है कि वो क्रिटिकल एनालिसिस करता है चीज़ों का, और डेट्स वगैरह को याद रखने में हेल्प करता है, कोई पुराने वाक़यात को याद करने के लिए जो स्टोरी है, वो जो स्टोरेज मेमोरी है वो हमारे जो लेफ्ट हेमिस्फेयर है, जो बाएं दिमाग का हिस्सा है उसमें होती है। अच्छा अब सोचने की बात यहाँ पे क्या है कि जो लोग ज़्यादातर ये जो बायां हिस्सा दिमाग का इस्तेमाल करते हैं वो ज़्यादातर नेगेटिव थिंकर होते हैं, वो ज़्यादातर कीड़े निकालने वाले लोग होते हैं कि यार देखो पाकिस्तान में ये भी खराबी है, पाकिस्तान में वो भी खराबी है, ये काम खराब हो गया, ये खराब हो गया, यहाँ ये नहीं हो सकता, यहाँ वो नहीं हो सकता, यहाँ कामयाबी नहीं हो सकती। ये जो लोग इस तरह से सोच रहे होते हैं वो ज़्यादातर अपना बायां दिमाग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और जो कामयाब लोग हैं उन पे होने वाली रिसर्च स्टडीज ने बताया कि वो अपना दायां दिमाग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो इस पे कम वक्त लगाते हैं कि क्या क्या काम खराब है, वो ज़्यादा वक्त इस पे लगाते हैं कि मसले को हल कैसे किया जा सकता है। वो हमेशा सोल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं। और सेहत का बड़ा गहरा ताल्लुक है इसका आपके पॉजिटिव थिंकर होने के साथ। जो बंदा आपका जो यानी अपना दायां दिमाग का हिस्सा ज़्यादा इस्तेमाल करता है, तो जैसे मैंने अर्ज किया कि दायां दिमाग का जो हिस्सा है वो आपके बाएं जिस्म के हिस्से को कंट्रोल करता है, तो हमारा जो दिल है वो बाएं साइड पे आता है।
तो दायां हिस्सा जितना हम ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो हमारा वो जो दिल वाला हिस्सा है वो ज़्यादा सॉलिड रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा। अगर दिल फिट रहेगा, नतीजा क्या निकलेगा, वो सारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में प्रॉपरली अच्छे तरीके से खून पंप भी कर सकेगा, अच्छी सोचों की आमाजगा भी बन सकेगा। तो उससे क्या होगा, जब आपके सारे जिस्म में बेहतरीन फ्रेश ब्लड सप्लाई जा रही है तो आपका जिस्म फिट रहेगा। और अगर आपने ज़्यादातर सिर्फ मसाइल के बारे में बात की, टेंशन के बारे में सोचा और मुसीबतों परेशानियों के बारे में सोचते रहे, यानी कि जैसे हमारा नेगेटिव यानी कि हमारा जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है, जो हमारा दिमाग बायां दिमाग है, बायां दिमाग का हिस्सा, उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आप कभी भी आप यानी कि आप उसके लिए सोल्यूशन ओरिएंटेड नहीं हो सकेंगे, मसाइल का हल नहीं आप ढूंढेंगे। जब मसाइल का हल ढूंढने को ही तैयार नहीं होंगे, आपको मसाइल का हल मिलेगा ही नहीं। तो इसके बारे में एक बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी जो कि इस किताब में भी मौजूद है, तो फायज़ हसन सयाल साहब की एक और किताब है रोड टू सक्सेस, वो भी बड़ी ज़बरदस्त किताब है, वो भी आप पढ़ सकते हैं अगर आप कामयाबी के मौजू में इंटरेस्टेड हैं तो उसमें उन्होंने बताया कि कनाडा में ना एक बार बड़ा ज़बरदस्त किस्म का तूफ़ान आया और तूफ़ान में बहुत सारे बिल्डिंग्स तबाह हो गई, गाड़ियाँ तबाह हो गई, बहुत मसला बन गया, बहुत ज़्यादा यानी कि लोगों का नुकसान हुआ, बहुत सारे लोग बेघर हो गए। वहाँ से ना एक शख्स अगले दिन वहाँ से गुजर रहा, तो उसने देखा कि यार ये कितनी तबाही आई है यहाँ पे, लेकिन उसने सोचा कि मैं सिर्फ बुरा सोच ही सकता हूँ इनके बारे में, और मैं क्या कर सकता हूँ, बस वो ये सोच के चला गया, क्योंकि उसने सोचना चाहा ही नहीं कुछ। एक और बंदा वहाँ से गुजर रहा था जो कि एक बड़ी टॉप की बहुत अच्छी मीडिया कंपनी का सीनियर मैनेजर था, उसने भी वही सिनेरियो देखा। उसने देख के सोचा यार इतना लोगों का नुकसान हो गया है, तो उसने ये नहीं देखा कि मैं इसके बारे में कुछ कर नहीं सकता, उसने सोचा मैं इसके बारे में क्या करना शुरू करूँ कि इनके मैं काम आ सकूँ। उसने फैसला किया मैंने इनके काम आना है। उसके बाद क्या हुआ, वो अपने ऑफिस गया, अपनी सारी टीम को बुलाया और बुलाकर उसने कहा देखें जी, हमें फ़लाँ इस तरह से, आपको सबको पता है कि कनाडा में फ़लाँ एरिया में बहुत बड़ा तूफ़ान आया है, जिससे बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियाँ जो तबाह हुई हैं, बहुत सारे लोग जो बेघर हो गए हैं, बहुत सारा उनका नुकसान हुआ है, मैं चाहता हूँ कि हम उनके काम आएँ। अच्छा, अब काम आने का उनके ज़हन में आइडिया क्या, तो कहता है मैं ये चाहता हूँ अगले 3 घंटे तक यहाँ से कोई भी बंदा बाहर नहीं जाएगा कमरे में से, इस मीटिंग रूम में से। अच्छा, टारगेट क्या है, 3 घंटे के अंदर अंदर हमने कोई ऐसा आइडिया ढूंढना है कि जिसके जरिए से हम अगले 3 दिन में $3 मिलियन इकट्ठे कर सकें। तो सारे हक्का बक्का रह गए, खामोशी छा गई। तो उसका ये ज़हन था कि $3 मिलियन हमने अगले 3 दिन के अंदर अंदर इकट्ठे करने हैं ताकि लोगों के हम काम आ सके जिनका इतना नुकसान हुआ है। अब उनमें से सर जब एकदम से ये सुन के खामोशी छा गई, तो एक बंदे ने अचानक कहा कि ये कैसा पागलपन है, ये हो सकता है भला? तो उसने कहा प्लीज़, मैंने आपसे ये नहीं पूछा कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता, मैंने सिर्फ आपसे ये कहा है कि हमने ये आइडिया ढूंढना है कि ये कैसे हो सकता है। फिर खामोशी छा गई। उसके बाद वो जो मैनेजर साहब थे उन्होंने क्या किया, एक चार्ट का टुकड़ा लिया और उस पर एक तरफ लिखा कि ये काम यानी कि अगले 3 दिन में हम किस तरह से $3 मिलियन इकट्ठे कर सकते हैं। दूसरी तरफ लिखा अगले 3 दिन में हम किस तरह से $3 मिलियन किन किन वजूहात से हासिल नहीं कर सकते। और उसके बाद उसने कहा चूंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड है, लिहाजा मैं 1 मिनट भी इस चीज़ पे ज़ाया नहीं करना चाहता कि हम क्यों $3 मिलियन अगले 3 दिन में इकट्ठे नहीं कर सकते, तो उसे तो छोड़ दें। अब सिर्फ बात 3 घंटे में हमने इस टॉपिक पे करनी है कि कैसे, ध्यान से बात सुनिए, कैसे दाएं दिमाग को इस्तेमाल कीजिए। अपने दाएं दिमाग को इस्तेमाल करेंगे तो आप पूछेंगे कैसे करना है, वो आपको रास्ता दिखाएगा, वो आपको आइडियाज देगा, आप पूछने वाले तो बने, ठीक है। तो उसने कहा कि आप सब ने अपने दाएं दिमाग को इस्तेमाल करते हुए, दाएं दिमाग के हिस्से को इस्तेमाल करते हुए आपने फोकस करना है कि आपने किस तरह से हम मिलके अगले 3 दिन में $3 मिलियन इकट्ठे कर सकते हैं। अब क्या हुआ, अब उनके पास कोई वे आउट ही नहीं था, 3 घंटे के लिए फंसे तो हुए हैं। तो उनमें से एक बंदे ने कहा कि हम कनाडा के मुख्तलिफ जो रेडियो चैनल्स हैं, रेडियो स्टेशन हैं, उन पे कैंपेन चलाते हैं कि हम जनाब इनकी मदद के लिए हमें पैसे चाहिए, आप जो है वो चंदा दें या जो भी डोनेशन वगैरह करें, चैरिटीज वगैरह दें। तो साथ ही किसी और ने जवाब दिया, उसने कहा लेकिन इससे मुश्किल ये पेश आ जाएगी कि हमारे जो चैनल्स हैं वो बहुत कम है, जो रेडियो स्टेशन है वो बहुत कम है, पूरे कनाडा को कवर नहीं करते हैं, और दूसरे जो बहुत सारे जो रेडियो स्टेशन है वो हमारे साथ मिलकर काम करने को वैसे तैयार नहीं होंगे। तो क्या किया जाए, ये एतराज़ भी बिल्कुल जेन्युइन था। उनके फिर क्या किया जाए, फिर एक और आइडिया आया कि हम क्यों ना ऐसा करें कि किसी बहुत बड़ी सेलिब्रिटी को इन्वॉल्व किया जाए और उनके ज़रिए से हम एक शो करें जिसे हम सारे चैनल्स के लिए ओपन कर दें।
तो जब उन्हें ये होगा कि यार ये एक हमारे पास भी अपनी व्यूअरशिप या अपनी जो रीच है उसे बढ़ाने का मौका है कि एक बहुत कामयाब जो बहुत ज़बरदस्त किस्म की सेलिब्रिटी है उसके ज़रिए से हमने प्रोग्राम करवाया, तो सारे उसे कवरेज देने को भी तैयार हो जाएंगे और पूरे कनाडा में हमारा मैसेज भी चला जाएगा। ज़बरदस्त। उन्होंने 3 घंटे के अंदर अंदर ये आइडियाज़ को स्क्रूटनाइज किया, उन्हें बिल्कुल देखा कि किस तरह से इस पर हम अमल कर सकते हैं, और अगले 3 दिन में उस पर अमल किया, और अगले 3 दिन में वो वाकई फिर $3 मिलियन इकट्ठा करने के काबिल हो गए थे। ये आपकी पावर है आपके दिमाग के दाएं हिस्से की। तो प्लीज़ जब आपको कोई बंदा कहता है यार ये काम नहीं हो सकता, मैं कहा यार ये ना कहो कि नहीं हो सकता, ये को मुझे नहीं पता कि कैसे हो सकता है। दोनों स्टेटमेंट्स में बड़ा फर्क है। जो बंदा कहता है ये हो ही नहीं सकता, इसका मतलब है वो ढूंढने को ही तैयार नहीं है कि ये कैसे हो सकता है। जो बंदा कहता है ना मुझे पता नहीं है कि कैसे हो सकता है, मैं पता लगाने की कोशिश करूंगा, मैं सीखने की कोशिश करूंगा, तो फिर वो क्या होगा, फिर वो ढूंढने की कोशिश करेगा, मसले को हल करने के लिए नए नए तरीके ढूंढने की कोशिश करेगा। तो फिर क्या होगा, आपका दायां दिमाग जो वो दिमाग का हिस्सा एक्टिव होगा और आपको नए नए आइडियाज़ बताएगा कि ये काम किस तरह से किया जा सकता है। प्लीज़ इसे अपनी भी आदत का हिस्सा बनाइए और बच्चों को भी इन्हीं लाइंस में गाइड कीजिए कि वो किस तरह से अपने दिमाग का दायां हिस्सा इस्तेमाल करने पर फोकस करें, जिससे उनकी सेहत भी अच्छी हो। क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग पे और भी बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं बाय नॉर्मन विंसलेट, गालिबन ऑथर का नाम है, किताब का नाम है द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। बड़ी ज़बरदस्त किताब है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब पे भी जाकर आप बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज देख सकते हैं पॉजिटिव थिंकिंग पे, तो आपको ये पता चलेगा कि ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ है कि जो बंदा पॉजिटिवली थिंक करने का आदी हो जाता है वो हर तरह के मसले में से निकलने का रास्ता ढूंढ लेता है। और एक और इसके बारे से मैं आपको आयत के बारे से बता दूं, अल्लाह ताला ने भी हमसे वादा किया हुआ है कुरान पाक में। जब आप खोलते हैं ना और सूरह जो अलम नशरा है उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि फ़इन्न मअल उसरि युस्रन इन्न मअल उसरि युस्रा, बेशक कोई शक व शुबा ही नहीं है कि तंगी के साथ आसानी है, बेशक तंगी के साथ आसानी। अल्लाह ताला ने फिर वही मैसेज रिपीट किया। क्या मतलब, आप देखें कोई भी तंगी है, आप देखिए उसमें से क्या आप सीख सकते हैं और उसे आप कैसे ख़त्म कर सकते हैं। जैसे ही आप तंगी एक परेशानी को हल कर लेते हैं तो आप में एक एबिलिटी डेवलप हो जाती है, आप नेक्स्ट टाइम उसे ऐसे चुटकियों में हल कर सकेंगे। अच्छा, एक और चीज़ है, कुरान पाक में सूरह बकरा में आता है, कुरान पाक में सूरह बकरा की आखिरी आयत मुबारक है जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया, जिसका तर्जुमा मफ़हूम है कि बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी भी बंदे पर उसकी वुसअत से बढ़कर बोझ नहीं डालता। इसका मतलब क्या है, अगर आप पे कोई चैलेंज आ गया, कोई ऐसी परेशानी या टेंशन वाला मसला बन गया, तो आप फ़ौरन अपने आप से ये पूछिए कि कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं है कि मैंने ढूंढना ही छोड़ दिया है। जैसे ताला बनाने वाला उसकी चाबी भी बनाता है ना साथ में, इसी तरह अल्लाह ताला अगर हम पे कोई परेशानी या कोई टेंशन भेजते हैं ना, तो उसका सोल्यूशन भी हम में वो एबिलिटी रखी हुई है अल्लाह ताला ने, ठीक है। तो आपने वो एबिलिटी, आपने ढूंढना आपने है। अगर आप आंखें ही बंद कर लेंगे तो आपको कोई भी सोल्यूशन नजर ही नहीं आएगा। प्लीज ढूंढना आपने है, मिलेगा जरूर, अल्लाह ताला का वादा है, ठीक है। तो इसलिए आप प्लीज़ पूरी कोशिश कीजिए कि अपने दाएं दिमाग के हिस्से को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए, उसे यूज़ करने की कोशिश करें। बच्चों की भी तरबियत इन्हीं लाइंस में करें, बच्चों के लिए वक्त निकालें बातचीत का, और कोशिश करें पॉजिटिव अल्फाज इस्तेमाल करें बच्चों के साथ, पॉजिटिव लैंग्वेज, पॉजिटिव सेंटेंसेस यूज़ करें, और ये देखा करें कि किसी भी मसले को मैं कैसे हल कर सकता हूँ, बजाय इसके कि मैं इसे क्यों हल नहीं कर सकता। इंशाल्लाह आप बड़े से बड़े मसले को खुद से भी हल करने के काबिल हो जाएंगे, और बच्चों में भी वही एबिलिटीज़ डेवलप करने के काबिल हो जाएंगे कि बच्चे भी बड़ी से बड़ी टेंशन को हल कर सकेंगे। दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे और आपको समझने और इस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया आपका, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।